नमस्कार, मैं अभिषेक ज्ञानार्थी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि सीटेट और दूसरी शिक्षक भर्ती से परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक में क्लियर कराऊंगा। समय मैं कम लूंगा, इस वजह से मैंने पहले से बोर्ड पे लिख रखा है, तो कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रॉपर एक आपको आइडिया हो जाएगा जो आज का टॉपिक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज है शिक्षा प्रक्रिया का, किस तरह से स्कूलों में शिक्षा दी जाएगी। ये जो पेडागोजी जो सेक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन पेडागोजी के से क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए सीधे सीधे आ जाते हैं टॉपिक पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सबसे पहले जो एनसीएफ आया 1975 में आया, उसके बाद 1988 में आया, फिर सन 2000 में अटल जी के टाइम पर आया, और नवीनतम जो दस्तावेज है 2009 का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है सन 2005 एनसीएफ 2005। इसके जो बनने की जो प्रक्रिया है मैं संक्षिप्त रूप से आपको बता देता हूँ। इसमें ऐसा कहा जाता है कि 21 देशों के जो ज्ञाता थे, यानी कि जो अलग अलग फील्ड के लोग जो थे, इनमें शिक्षाविद थे, विषय विशेषज्ञ थे, मनोवैज्ञानिक थे और दार्शनिक थे। इन सारे लोगों की टीम थी जो इस पे कार्य कर रही थी, और अंततः 38 विद्वानों ने, करीब 38 विद्वानों ने 5 अध्याय में ये बनाया और 180 पेजेस का ये दस्तावेज निकल के आया। कितने पेजेस का? 180। अब चूंकि कम से कम एक प्रश्न बनता है, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर बनते हैं इससे। और पेडागोजी जो सेक्शन है उसका अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आता है तो आपके लिए पेडागोजी बहुत आसान हो जाता है। तो इसका जो मुख्य सूत्र है, शिक्षा बिना बोझ के। प्रोफेसर यशपाल की एक कमेटी थी, उसने जो रिपोर्ट दी वो इसका आधार बनी, और उस कमेटी का जो मुख्य वाक्य था वो था शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाए, लर्निंग विदाउट बर्डन। एक बात मानी गई कि विशाल किताबें और विस्तृत पाठ्यक्रम, विशाल किताबें और विस्तृत पाठ्यक्रम, ये जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी असफलता है कि क्यों बच्चे पर इतना बोझ डाला जा रहा है, इतनी सारी किताबें आ रही, इतना ज्यादा पाठ्यक्रम उसको पढ़ाया जा रहा है, क्यों इतना सब हो रहा है। तो ये मुख्य आधार बना इस रिपोर्ट का। अच्छा से बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई वो एनसीईआरटी को दी गई। एनसीईआरटी बोले तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी के से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि 1961 में एस्टैब्लिश हुई और उसके अध्यक्ष जो थे वो कृष्णन मेनन जी थे। इसका जो उद्देश्य, इसमें 5 मूल वाक्य आए जो इसका आधार है, मैं उनसे आपको परिचित करा देता हूं। ये है, पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। एनसीएफ की जो रचना हुई वो किस प्रकार से हुई, और प्रथम जो मूल वाक्य आता है वो ये कहता है कि बच्चे को आप स्कूल का जो जीवन है, अगर आप टॉपिक को, अगर आप विषय को, अगर आप जो तथ्य जो चीजें उसे समझानी है उसे आप बाहरी जीवन से जोड़ सकें, तो शिक्षा उसके काम में आएगी, ना कि सिर्फ किताबों में रह जाएगी। उसके अलावा जो दूसरा प्रमुख वाक्य आया वो ये था कि शिक्षा रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो। आपने देखा स्कूलों में कई बार बच्चों से कहा जाता है कि आप ये लर्न कर लो। पुराने समय में जिसने जितना ज्यादा रट लिया वो उतना ज्यादा होशियार। तो यहाँ रटने पे ना जोर दिया जाए बल्कि सीखने पर जोर दिया जाए। बच्चे की चीजों को सीखने पर जोर दिया जाए, समझ, उसमें समझ विकसित हो। यहाँ पर बात है सूचना को ज्ञान न समझा जाए। क्या ना समझा जाए? सूचना और ज्ञान में फर्क किया जाए। मतलब चीजों को रट लेना तो सिर्फ सूचना है ना, जितनी ज्यादा, एक ऐसा माना, एक समय बना जब रहा, अभी भी बहुत सारे लोग मानते हैं जिसने जितना ज्यादा रट लिया उतना ज्यादा ज्ञानी। सूचनाओं को रट लेना, उन्हें याद कर लेना, उन्हें मेमोराइज कर लेना एक अलग बात है, उन चीजों का ज्ञान हो जाना पूरी तरह अलग बात है। तो एनसीएफ जो है इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा जो है रटन की प्रणाली, जो है रटने वाली जो व्यवस्था है उससे बाहर आए, यानी कि रटने पर ना जोर दिया जाए बल्कि चीजों को सीख, ज्ञान पर जोर दिया जाए, ना कि सिर्फ सूचनाओं को रटने पर। अगली बात आती है कि शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित ना हो, यानी कि सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो, बच्चे में व्यवहारिक समझ विकसित हुई हो उस विषय को लेकर, उस जो पूरा उसका सिलेबस है उसको लेकर। ठीक है, उसका बताया गया परीक्षा जो है लचीला, परीक्षा को लचीला बनाया जाए। मतलब जो पुराना जो योगात्मक मूल्यांकन का जो सिस्टम था, बाद में सीसी पैटर्न भी आया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बदलाव हुए। आज अगर हम स्कूलों में व्यवस्था को देखेंगे तो पुरानी शिक्षा व्यवस्था आज की शिक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव है। तो परीक्षा
परीक्षा को लचीला बनाया जाए। कैसा बनाया जाए? परीक्षा को लचीला बनाया जाए। फिर अगली बात आती है कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी बच्चे को सिर्फ पढ़ाया ना जाए, उससे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कराई जाए जिससे उसमें व्यवहारिक समझ विकसित हो उस विषय को लेकर, उस चैप्टर को लेकर, उस बात को लेकर। तो कक्षा कैसी हो? गतिविधियों से आधारित हो। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ी गई कि शिक्षा व्यवस्था कुछ ऐसी हो कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। कैसे? बालक जो शिक्षा प्रक्रिया में है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में है, वो कैसा तैयार हो? उसमें राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति, किसके प्रति? राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, मतलब उसमें जो राष्ट्रीय मूल्य है उनके प्रति आस्था विकसित हो। अच्छा, अगर थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएं तो इस एनसीएफ की जो रचना हुई उसके शुरुआत में एक निबंध से लिया गया। इस निबंध का नाम है सभ्यता एवं प्रगति, और इसके जो रचयिता थे, जो लेखक थे, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। यहाँ एक कोट दिया गया छोटा सा कि सृजनात्मकता और उदार आनंद, दो शब्द इस्तेमाल किए गए, सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की पूंजी है। उन्होंने माना कि बालक जो होता है वो सृजनशील होता है। कैसा होता है? सृजनशील होता है। वो नई चीजों के बारे में सोचता है, नए आइडियाज होते हैं उसके पास, नए विचार होते हैं, वो कुछ नया बनाना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। तो सृजनात्मकता और उदार, ये उसकी दो क्वालिटीज हैं। ये आनंद बचपन की, उसकी, उन्होंने क्या बताया, ये उसकी पूंजी है, ये उसकी पूंजी है। इसे नासमझ वयस्क, कैसे वयस्क? नासमझ, यानी जो बड़े हो गए, वो मान के चलो जो लोग बड़े हो गए वो उतने समझदार नहीं, बालक को वो ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं। तो नासमझ वह संसार द्वारा खतरा है। तो सिंपल सी बात कुल मिला के इतनी सी बनती है कि बालक का जो मूल स्वभाव है सृजनात्मकता, उसका जो स्वभाव है उदारता, वो कहीं इस शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा, इस शिक्षण जो गतिविधियां हैं उनके द्वारा वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, वो कहीं भटक ना जाए। जो उसकी मूल जो प्रवृत्ति है, जो कुछ सृजनशील हो सकता है, कुछ नया बना सकता है, कुछ अच्छा कर सकता है, कहीं उसकी जो ये क्षमता, उसकी जो मूल जो प्रकृति है वो कहीं खो न जाए। तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि एनसीएफ 2005 जो है वो पेडागोजी का बेस है, पेडागोजी का बेस है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं, जैसे कि एक प्रमुख बात इसमें आती है बहुभाषिक होना। क्या होना? बहुभाषिक। बहुभाषिक कक्षा, यही माना गया कक्षा जो है किसी एक भाषा से सिर्फ न जुड़ती हो। या त्रिभाषी फॉर्मूला दिया गया। कैसा फॉर्मूला दिया गया? त्रिभाषी फॉर्मूला। अब त्रिभाषी फॉर्मूले से क्या संबंध है? दो स्थितियां बन सकती है। एक स्थिति हो सकती है कि जिस राज्य का बच्चा हो वहां हिंदी प्रमुख भाषा, यानी कि जो राज्य है वो हिंदी भाषी राज्य। दूसरी स्थिति हो सकती है कि वो हिंदी भाषी राज्य ना होकर कोई दूसरा राज्य हो, लेकिन हमने मान लिया कर्नाटका है तो वहां कन्नड़ है, ठीक। कोई दूसरा राज्य हो सकता है जहां कोई दूसरी भाषा। तो यहाँ त्रिभाषी फॉर्मूला का मतलब निकल के आया, पहली जो भाषा रहेगी बच्चे की, वो रहेगी मातृभाषा। कौन सी भाषा रहेगी उसकी? मातृभाषा। यहाँ राजभाषा हो सकती है या राज्य भाषा हो सकती है। कौन सी भाषा हो सकती है? मतलब यहाँ मातृभाषा पर जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया? मातृभाषा पर जोर दिया गया। लाइट थोड़ी ज्यादा थी, कम कर दिया, ठीक है। मातृभाषा पर जोर दिया। दूसरी जो भाषा में, पहली भाषा कौन सी आ गई? मातृभाषा। या राजभाषा हो सकती है, राज्यभाषा हो सकती है। दूसरी जो भाषा आएगी इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में, सामान्यतः अंग्रेजी को ले लिया जाता है अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में। इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को ले लिया जाता है। इसको ले लिया जाता है इंग्लिश। ये कॉमन लैंग्वेज भी बन रही है भारत के लिए, विविध भाषाओं का देश है भारत। तो यहाँ पे लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी समझने वाले और पढ़ने वाले लोग और अंग्रेजी में वार्तालाप करने वाले लोग सामान्यतः पाए जाते हैं। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज, चूंकि हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है हिंदी के अलावा, तो इंग्लिश पर भी अपना जोर दिया गया। और तीसरी भाषा जो होगी वो क्षेत्रीय भाषा ले जा सकती है या दूसरी कोई भाषा ले जा सकती है। यानी कि जैसे किसी राज्य में बच्चा पढ़ रहा है तो वहाँ संस्कृत पढ़ सकता है, गुजराती पढ़ सकता है और दूसरी भी कोई भाषा पढ़ सकता है, उर्दू भी हो सकती है, दूसरी कोई भाषा हो सकती है। तो त्रिभाषा फॉर्मूला यहाँ ही माना गया बहुभाषी कक्षा।
यानी कि अगर कक्षा में बहुत सारी भाषाएं होंगी उसको एक संसाधन माना गया, उसको बाधा नहीं माना गया। क्या माना गया? संसाधन माना गया। यानी कि ज्यादा भाषाएं होना कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक संसाधन है। बच्चा ज्यादा भाषाओं से परिचित होगा, ज्यादा कुछ सीखेगा, ज्यादा बेहतर होगा, तो यहाँ पे क्या माना गया? इसको संसाधन माना गया। दूसरी बात यहाँ पर एक आती है कि भाषा के कौशल की अगर हम बात करें, भाषा में जो कौशल आते हैं उनकी अगर हम बात करें तो 4 कौशल है। कौन कौन से कौशल हैं? भाषा के कौशल की अगर हम बात करें तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बच्चा सबसे पहले क्या करता है? चीजों को सुनता है। अभी वो बोलना तो नहीं जानता, अब सबसे पहले वो चीजों को सुनता है, ठीक है। फिर उनको बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है और लिखना सीखता है। तो यहाँ अगर हम भाषा कौशल की बात करें तो सुनना और पढ़ना जो है, सुनना और पढ़ना जो है ये कैसे कौशल है, और बोलना और लिखना ये कैसे कौशल है? कुछ आ रहा है दिमाग में? सुनना और बोलना अगर कहा जाए तो ये ग्रहणात्मक कौशल है। कैसे? बच्चा इनको ग्रहण करता है, ग्रहणात्मक कौशल। और बोलना और लिखना ये अभिव्यक्ति के कौशल है। किसके कौशल है? अभिव्यक्ति के कौशल है। इनसे बालक अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तो कौशल की भी यहाँ बात की गई। इसके अलावा एक बात और आई, प्रतिबंध और स्वतंत्रता। बालक पर आप प्रतिबंध न लगाएं कि ऐसा ही करना है, ये नहीं करना है। बालक को स्वतंत्र रहने दें। अगर आप उसे स्वतंत्र रहने देंगे तो उसकी सृजनात्मकता बनी रहेगी, उसकी उदारता बनी रहेगी, अन्यथा समस्या आएगी, ठीक है। तो और स्वतंत्रता, एक तो बात आ गई प्रतिबंध ना लगाया जाए, दूसरी बात आई स्वतंत्रता। बालक को स्वतंत्रता दी जाए अपने तरीके से काम करने की। यहाँ पर गलतियों को ये माना गया, गलतियां अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर बालक गलती करता है तो कोई समस्या नहीं, गलतियां अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ये छोटा सा एक पार्ट था। मैं यहाँ प्रयास ये है कि कम समय में आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिए जाए। एलसीएफ से आपका एक परिचय हो गया, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम कर लेंगे तो किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। बहुत छोटा सा सेशन है, मैं समअप कर देता हूँ। एलसीएफ 2005 सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके अलावा 1975 में रहा, 1988, सन 2000 और 2009 का ये नवीनतम दस्तावेज। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यहाँ का जो महत्वपूर्ण वाक्य है, जो बेस है इसका, वो ये है, एजुकेशन विदाउट बर्डन, सॉरी लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। तो ये छोटा सा कंटेंट था। नेक्स्ट टॉपिक में इससे संबंधित मैं प्रश्न करा दूंगा, तो आपको जो भी डाउट्स हैं इससे संबंधित वो क्लियर हो जाएंगे। आप फिर से समझिए, एनसीएफ बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर एजुकेशन को अगर हम देख रहे हैं फर्स्ट टू फिफ्थ और फिफ्थ टू सिक्स्थ सेवंथ एट्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सीटेट जैसी परीक्षाओं में इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको आरटी